Good morning, students. Now, page number 142, मून मिशन. अब ये चैप्टर का वो हिस्सा बचा है जिसमें कोई फॉर्मूले नहीं, कोई न्यूमेरिकल नहीं आने वाले. सब अपने को ये जनरल नॉलेज है. मून मिशन, मार्स मिशन और स्पेस डेब्रीज एंड इट्स मैनेजमेंट. मून मिशन. Since the moon is the closest astronomical objects to us, मून अपने पास सबसे ज्यादा पास रहने वाला एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है. एंड the first space mission to object in the solar system were mission to the moon. सबसे पहला जो मिशन था अपने सोलर सिस्टम में भेजे जाने वाला वो मून के लिए ही था. Such missions have been so far executed by United States of America and Soviet Russia, European countries. अलग अलग देशों ने मून की यात्रा की है, जिसमें यूएसए है, रशिया है, यूरोपियन कंट्रीज है, चाइना है, जापान है, इंडिया है. The spacecraft in the Luna series were sent by the Russia near the moon, Luna 2, Luna 3. अलग अलग सीरीज लूना पे उन्होंने उतारे हैं रशिया ने. Launched in 1959 was such spacecraft. After that, till 1975, the spacecraft made chemical analysis of the moon and also measured its gravity, density and radiations. अलग अलग मिशन मून पर होते रहे, जिससे मून की जो जमीन है, मट्टी है, उसकी केमिकल एनालिसिस हुई, वहां की डेंसिटी गिनी गई, मून का ग्रेविटी गिना गया, अलग अलग चीजें मून के बारे में. लास्ट 4 एयरक्राफ्ट have landed in the moon and brought the samples of the stones on the moon for analysis in the laboratories. और आखिरी 4 जो स्पेसक्राफ्ट मून पर गए, they brought the samples of the stones on the moon for analysis in the laboratory. वहां के स्टोन्स लाए गए, उसका अभ्यास किया गया. ऑल दीज मिशन वेयर अनमैनेड. अनमैनेड का मतलब कि पहले जो मून मिशन होते थे वो मानव रहित होते थे. मानव रहित मतलब जिसमें इंसान नहीं भेजे जाते, उसको कहते हैं अनमैनेड. और मैनेड मिशन का मतलब होता है जिसमें इंसान खुद जाता है. तो 1975 के पहले के जो मिशंस थे वो अनमैनेड थे. मतलब स्पेसक्राफ्ट उतरते थे, वहां से सैंपल्स कलेक्ट करते थे और अपने अर्थ पर लेके आते थे. पर कुछ मिशंस 1975 के बाद मैनेड होने लगे. मैनेड का मतलब जिसमें आदमी खुद मून के सरफेस पे लैंड किया गया. अमेरिका आल्सो एग्जीक्यूटेड मून मिशन फ्रॉम 1962 to 1972. The speciality of this mission was that अमेरिका ने जो 1962 से 1972 के बीच में जो मिशंस किए मून के, उस मिशंस की स्पेशलिटी ये थी कि मैनेड थे. मतलब मैनेड का मतलब आप अभी समझ गए, जिसमें आदमी यहां से भेजा जाता है. ठीक है, एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं इन जुलाई 1969. और 1969 जुलाई में नील आर्मस्ट्रॉन्ग बिकेम द फर्स्ट ह्यूमन टू स्टेप ऑन द मून. पहला इंसान था नील आर्मस्ट्रॉन्ग जिसने अपने पहला कदम मून पे रखा था 1969 में. आप सभी लोगों को ये नाम पता है. इन 2008 इसरो सक्सेसफुली लॉन्च चंद्रयान 1. और 2008 में इसरो का खुद का एक प्रोग्राम था जिसमें चंद्रयान 1 गया था एंड प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द मून. और ये चंद्रयान 1 कई समय तक ऑर्बिट में घूमता रहा मून के, और मून की स्टडी करता रहा. इट सेंड्स यूजफुल इंफॉर्मेशन टू अर्थ फॉर अबाउट अ ईयर. 1 साल तक उसने इंफॉर्मेशन भेजा है अपने पास चंद्रयान 1 ने. The most important discovery made during the mission was the presence of water on the moon surface. और सबसे स्पेशल डिस्कवरी अपन ने जो करे हैं, तो उन्होंने अपन ने क्या पता करे कि जमीन जो है मून के नीचे की, उसमें कुछ तो भी गीलापना था. और गीले पने का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ वाटर. और ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि इसके पहले वाटर के बारे में या वहां पे उसका पानी का अस्तित्व रहेगा, इस बारे में किसी ने जानकारी नहीं दी थी.
और ये ढूंढने वाला पहला इंडिया ही है जिसने बताया था कि देयर इज अ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ मून। ठीक है ना। इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू डिस्कवर दिस। इंडिया ये मामले में पहला कंट्री रहा। अब मार्स मिशन, मार्स यानी मंगल ग्रह। अब मंगल ग्रह पे अपने मिशन भी हुए। नेक्स्ट टू द मून द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट नियरेस्ट टू अस इज द मार्स। चंद्रमा के बाद जो सबसे करीबी ग्रह है अपने पास वो है मंगल ग्रह। एंड मेनी नेशंस सेंड स्पेसक्राफ्ट टू द मार्स। कई देशों ने मंगल ग्रह पे अपने स्पेसक्राफ्ट भेजे। मार्स मिशन इज डिफिकल्ट। मार्स का मिशन बहुत डिफिकल्ट रहा है बिकॉज वहां पे हवाएं चलती है, एटमॉस्फेयर बहुत खराब है वहां के। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं आधे से ज्यादा हाफ द मिशन वेयर अनसक्सेसफुल। मतलब कितने मिशन मार्स के अनसक्सेसफुल रहे बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द मार्स। However, ISRO's performance in the mission is remarkable and we all must be proud of it. अपने को इस बात का गर्व होना चाहिए कि अपना जो मार्स मिशन था मंगलयान, जो अपने इसरो ने भेजा था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बेंगलुरु, वो मंगलयान का मिशन अपना सक्सेसफुल रहा। यूजिंग मिनिमम एक्सपेंस वाज लॉन्च इन नवंबर 2013। और सबसे बढ़िया बात कि मंगलयान का ये जो मिशन था ये बहुत मिनिमम एक्सपेंस यानी कम खर्चे में बना था। कम खर्चे में सक्सेसफुल मिशन इसरो ने 2013 नवंबर में लॉन्च किया एंड वाज प्लेस्ड इनटू ऑर्बिट अराउंड द मार्स इन सितंबर 2014। आप भरोसा करेंगे 2013 में छोड़ा गया था नवंबर में और 2014 में वो सितंबर में पहुंचा, एक साल बाद मंगल ग्रह के पास उसके ऑर्बिट में घूमने के लिए। It is obtained very useful information about the surface of the Mars and atmosphere around it. और मंगलयान ने बहुत इंफॉर्मेशन भेजा है वहां के सरफेस के बारे में और वहां के एटमॉस्फेयर के बारे में। मिशन टू अदर प्लैनेट्स, अपने अदर प्लैनेट्स पे भी मिशन रहे जैसे सैटर्न है। अब अलग अलग ग्रह है, शनि है, गुरु है, शुक्र है, तो अलग अलग प्लैनेट्स पे जब अपन जाते हैं उसको बोलते हैं मिशन टू अदर प्लैनेट्स। मेनी मिशंस हैव बीन एग्जीक्यूटेड टू स्टडी अदर प्लैनेट्स आल्सो। अदर प्लैनेट की स्टडी करने के लिए बहुत सारे मिशंस हुए। सम ऑफ दिस मिशंस स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिटेड द प्लैनेट। कभी कभी क्या होता है, कुछ मिशंस कैसे होते हैं, जैसे सपोज ये प्लैनेट है तो आप जो सैटेलाइट्स भेजते हैं ना वो सिर्फ उसके आसपास ऑर्बिट करके वहां की इंफॉर्मेशन ला लेता है। एक तरीका ये भी होता है कि वहां पर आप स्पेसक्राफ्ट को उतार दो और वहां की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने लगाओ। और एक तरीका ये भी होता है कि सैटेलाइट्स को पास में से भेजो और वापस बुला लो। मतलब इतने पास से भेजो कि सारी इंफॉर्मेशन गैदर करते करते वो वापस अर्थ पे आ जाए। तो तीन तरीके से होता है, एक तो ऑर्बिट में डाल देना उसके आसपास, दूसरा वहां लैंड करवा देना, तीसरा उसके इतने क्लोज से जाना कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन उसकी मिल सके और कुछ दिन में ऑर्बिट करके वापस अर्थ पे रिटर्न हो जाना। इस तरीके से भी होता है। इन सम ऑफ दिस मिशन द स्पेसक्राफ्ट ऑब्टेन्ड orbited the planet, orbited, some landed on the planet and some just pass over the planet and observe them, pass over and observe them. Additionally, spacecraft have been sent to observe asteroids and comets and they have successfully collected some dust and stores from the asteroids. धूमकेतु जो आते हैं, जैसे एक हेल बॉब नाम का धूमकेतु 75 साल बाद वापस आता है, अर्थ के पास से निकलता है, सूर्य की परिक्रमा करके निकल जाता है। कई बार अर्थ के पास से तो नहीं पर रात में अपन उसको जाता हुआ देख सकते हैं, पर वो हर 75 साल में एक चक्कर लगाता है। एस्टेरॉइड्स किसको बोलते हैं वो भी बताता हूं आपको। जो गुरु ग्रह है उस प्लेनेट के पास चट्टानों के टुकड़े भी सन के आसपास घूमते हैं और ये चट्टानों के टुकड़ों को बोलते हैं एस्टेरॉइड्स। छोटी छोटी चट्टानें 1 सेंटीमीटर से लेके 1 मीटर तक बड़ी बड़ी होती हैं और ये चट्टानें भी, इनका अभ्यास करना भी काम का होता है। मतलब कॉमेट्स का अभ्यास करो, एस्टेरॉइड्स का अभ्यास करो, सम डस्ट एंड स्टोन्स कलेक्ट करो उसके,
एंड अर्थ पे लाने के बाद उसकी स्टडी करके वहां के सॉइल का अरे पता चल सकता है वहां कौन सा मिनरल है, कौन से खनिज मिल सकते हैं, है कि नहीं। स्टोन्स पे अब अगर आप कोई ग्रह पे जा रहे हैं वहां पे कोई खनिज मिल जाए, आयरन है, सिल्वर है, गोल्ड है, जो भी है, प्लैटिनम है, तो अपने देश के लिए तो काम में आएगा ना जो उसकी खोज करेगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि इनके स्टोन्स, इनकी डस्ट, इनको कलेक्ट किया जाता है और उनका अभ्यास करके वहां के मिनरल्स के बारे में पता करा जाता है। We are getting very useful information from all this mission clarifying our concept about the origin and evolution of the solar system. और जितना अपन वहां का अभ्यास करेंगे तो वो ग्रह का कब उत्पत्ति हुई, कैसे उसकी आगे वाढ़ हुई, कितने साल हुए, कैसा उसका ओरिजिन था, इन सभी का अभ्यास अपने को धीरे धीरे उसकी स्टडी करने से होता है। अब लास्ट टॉपिक, इंडिया एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। इंडिया आल्सो मेड रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ लॉन्च व्हीकल। इंडिया ने एक अच्छी प्रोग्रेस किया है लॉन्च व्हीकल्स को बनाने में। Various types of launch vehicle have been developed to put the satellite having weight up to 2,500 kilograms. कई लॉन्च व्हीकल अपन ने बनाए जो लगभग 2,500 किलो 2,500 किलोग्राम के सैटेलाइट्स को भी ऑर्बिट में ले जाकर रख सकते, छोड़ सकते हैं। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल are two important launchers of India, and the scientific and technological feats achieved by India in the field have a significant contribution to the national and social development. और इससे अपना देश जो तरक्की कर रहा है डे बाय डे, अपनी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, अपना सामाजिक स्तर सुधर रहा है। अब आज देखो आप खेड़े में भी गए तो छोटे छोटे बच्चे भी आजकल मोबाइल चलाना सीख गए, नेट चलाना सीख गए। ये एक प्रकार का सामाजिक उत्थान हो रहा है, अपना सामाजिक अपन आगे बढ़ रहे हैं। न सिर्फ अपना देश, अपना समाज भी धीरे धीरे टेक्नोलॉजी से जुड़ रहा है। अब आज बताओ कि मोबाइल सर्विसेज नेट नहीं होता तो अपनी इतने 8 महीने 4 महीने से जो क्लासेस हो रही है ये हो पाती क्या। आज ये सब टेक्नोलॉजी ही है जो अपने को आज मदद कर रही है इस समय में भी, ठीक है ना, और आगे भी। इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग एंड मेटेरोलॉजिकल सर्विसेज, हवामान खाते, उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन, उसके बाद टेलीविजन, ऐसे अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं आपको सभी पता है इसके अंदर टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा शेयर है। Availability of television, telephone and internet services all over the nation has been possible due to these satellites only. आज वो सैटेलाइट्स ही है जिसके वजह से अपन कहीं की भी इंफॉर्मेशन आज देख पा रहे हैं और नेट की मदद लेके अपन बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में माहिती ले लेते घर बैठे। मतलब आज उंगलियों पर इंफॉर्मेशन आप दबाओ और आपको सब सामने दिखने लग जाएगा कहाँ क्या है, ठीक है ना। ऐसी एक एजुकेशनल सैटेलाइट इंडिया ने भी छोड़ा था जिसका नाम था एजुसेट। इन दिस सीरीज इज यूज्ड फॉर स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ये सैटेलाइट अपने क्या काम में आ रहा है पता है। आज आप कई कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन ले सकते, फॉर्म भर सकते, यहाँ से कई एग्जाम्स के बारे में पता कर सकते, सिलेबस पता कर सकते यहाँ से बैठे बैठे। और वो सैटेलाइट अपनी हेल्प कर रहा है। उस सैटेलाइट का नाम है एजुकेशनल सैटेलाइट एजुसेट। IRS सीरीज है। अब IRS सीरीज हमारे क्या काम में करती है, मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। मॉनिटरिंग द नेचुरल रिसोर्सेज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, कहीं भूकंप आता है या फिर कहीं बाढ़ आती है या फिर कहीं जमीन खसक जाती है, तो ये सब सारे मैनेजमेंट सैटेलाइट की मदद से जल्दी जल्दी हो पा रहा है। ये फटाफट इंफॉर्मेशन भेज देते हैं जिससे रेस्क्यू टीम समय पे पहुंचती है और इस तरीके से अपने को मदद मिल रही है सैटेलाइट्स की। कई कई डिपार्टमेंट्स हो गए, मैंने आपको बता दिया मिलिट्री डिपार्टमेंट है, नेचुरल रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है, उसके बाद टेलीविजन डिपार्टमेंट, टेलीकम्युनिकेशन है, वेरियस डिपार्टमेंट सब आज सैटेलाइट्स की मदद से पॉसिबल हो पा रहा है। To exactly locate the position on any place on the Earth's surface in terms of precise latitude and longitude, the IRNS satellites have been established. मैंने आपको बताया था नेविगेशनल सैटेलाइट्स। 4 घंटे पहले आप एरोप्लेन की पोजीशन पता कर लेते, ट्रेन की पोजीशन पता कर लेते कि कहाँ अपना प्लेन कितना लेट हो रहा है या अपनी ट्रेन कितनी लेट हो रही।
ये सब IRNS सैटेलाइट है। क्यों? ये जो नेविगेशनल सैटेलाइट होते हैं ना, ये किसी एक जगह पे इतना ध्यान रखते हैं कि यहाँ से ये ट्रेन निकलेगी, इसका रूट इतना टाइम में है, इस रूट से इतना लेट चल रहा है, इतना आगे चल रहा है। ये सब सैटेलाइट्स की मदद से हो रहा है। लास्ट, स्पेस डेब्रीज एंड मैनेजमेंट। स्पेस डेब्रीज का मतलब होता है स्पेस में होने वाला वेस्ट। ये वेस्ट कहां से आया? देखो, इतने सैटेलाइट्स ऊपर घूम रहे हैं, 10 साल 15 साल सर्विस देने के बाद वो हो जाते हैं नॉन फंक्शनल सैटेलाइट, और वो कई बार एस्टेरॉइड से भी टकरा जाते हैं ऊपर, उनके और पार्ट हो जाते हैं, हजारों टुकड़े हो जाते हैं, वो सब घूमते रहते हैं अर्थ के आसपास ऑर्बिट में, और इसी को बोला जाता है स्पेस डेब्रीज। और ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। बताता हूँ क्यों। क्योंकि जैसा जैसा ये डेब्रीज ऊपर बढ़ रहा है, कचरा जो बढ़ रहा है, ये कचरा भी अर्थ के आसपास ऑर्बिट कर रहा है। आप कभी अगर फुर्सत रही ना, तो आप यूट्यूब पे स्पेस डेब्रीज का एक फोटो देखना, सिर्फ ऐसा टाइटल डालना स्पेस डेब्रीज, ऐसा लगेगा कि मधुमक्खी का छत्ता कैसे खुल जाता है, ऐसी मक्खियां उड़ती है, वैसे ये कचरा ऊपर ऑर्बिट कर रहा है। मैंने इसका देखा है, इसलिए बोल रहा हूँ, आप भी देख सकते हैं। और ये तकलीफ क्या है? अरे कोई भी आप जब नया सैटेलाइट यहाँ से लॉन्च करेंगे ना, तो ज्यादा से ज्यादा आपको इनसे बचना पड़ेगा लॉन्चिंग के समय, नहीं तो ये आपके नए प्रोग्राम के साथ, सैटेलाइट के साथ, रॉकेट के साथ कोलाइड हो सकते हैं, और आपका जो नया मिशन है, जो आप करना चाहते हैं, वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ये डेब्रीज बहुत तकलीफ देह बनते जा रहा है। पता है, एक एस्टिमेट हुआ था 2016 में, तो ऐसे कितने टुकड़े होंगे अंदाजा बता सकते हो? 2 करोड़। वो भी 2016 में जब काउंटिंग हुआ था, एस्टिमेट लिया गया था उसका अंदाजा, आज तो 2020 चल रहा है, तब ये टुकड़े छोटे बड़े मिला के 2 करोड़ टुकड़े घूम रहे हैं अर्थ के आसपास। अब सोचो, आपने कई बार बचपन में वीडियो गेम खेला है, कार रेस आप खेलते हैं, याद है? आप कार रेस के अंदर बीच में हर्डल्स आते हैं, हर्डल्स, कैसे बच के उनसे कार चलाते हैं आप? वो हर्डल के साथ आपकी कार टकरा नहीं जाए इसलिए, है ना? क्या ये हर्डल्स नहीं है? ये सब हर्डल्स है हमारे नए स्पेस प्रोग्राम के मामले में। चाहे आप सैटेलाइट के लिए बोलो या स्पेस मिशन, आप कहीं और कहीं प्लेनेट पे जाना चाह रहे हो, और ये बीच में कचरा अगर आ जाए तो हो गया। इसलिए इसको मैनेज करना बहुत जरूरी है। इन एडिशन टू द आर्टिफिशियल सैटेलाइट, सैटेलाइट्स तो घूम ही रहे, some other objects are also orbiting around the earth. It includes non-functional satellites, जिनके काम हो चुका है, खत्म हो गए, अब उनके काम नहीं है, पर वो घूम रहे हैं। पार्ट ऑफ द लॉन्चर, जो लॉन्चर अपन ने यहाँ से भेजा था उसके टुकड़े, वो इंजन, वो फ्यूल टैंक, वो क्या क्या छोड़ा जाता है, वो अगर नहीं गिरा अर्थ पे, समुद्र में, तो वो घूमता रहेगा। ठीक है? डिटैच ड्यूरिंग द लॉन्चिंग and debris generated due to collision of satellite with other satellites, सैटेलाइट के साथ नॉन फंक्शनल कभी टकरा गए तो और टुकड़े के टुकड़े बन जाएंगे ढेर सारे, और डेब्रिस जनरेट होता रहेगा, स्पेस में वेस्ट तैयार होता रहेगा। एंड देयरफॉर इन 2016 देयर आर अबाउट 2 करोड़ पीसेस ऑफ लेंथ मोर देन 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से बड़े या उससे छोटे टुकड़े 2 करोड़ बन चुका है कचरा स्पेस में, revolving around the earth. And all this nothing but the debris in the space. यही तो स्पेस डेब्रीज है, आकाशीय कचरा, स्पेस में बढ़ने वाला कचरा हो रहा तैयार। एंड दिस डेब्रीज वेरी हार्मफुल टू द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, और ये बहुत नुकसानकारक है। किसके लिए? अरे जो अच्छे सैटेलाइट्स घूम रहे हैं उनके लिए। इट कैन कोलाइड विद दिस सैटेलाइट, ये सैटेलाइट से कोलाइड हो सकते हैं, और स्पेस क्राफ्ट को यान अगर बाहर जा रहा है तो उससे भी, एंड डैमेज देम, नुकसान कर सकते हैं। दिस डेब्रीज इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, दिन पर दिन ये डेब्रीज बढ़ता जा रहा है। सून इट विल बी डिफिकल्ट टू लॉन्च न्यू स्पेसक्राफ्ट, और इसीलिए न्यू स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करने में एक प्रकार की साइंटिस्ट लोगों को डिफिकल्टी फेस हो रही है। एंड इट इज देयर फॉर वेरी एसेंशियल, इसलिए ये बहुत जरूरी हो चुका है
टू मैनेज द डेब्रिस, ये डेब्रिस का कोई ना कोई व्यवस्था लगाई जाए। सम स्टडीज एंड एक्सपेरिमेंट्स आर बीइंग डन विद दिस इन व्यू, कुछ प्रयोग कर भी रहे हैं साइंटिस्ट इस दिशा में कि डेब्रिस को कैसा एडजस्ट करना चाहिए। होप दैट, आशा करते हैं, soon we will have a solution for this problem and future satellites and spacecraft will not be in danger anymore। और अपन ऐसी आशा करते हैं कि आने वाले समय में शायद इस डेब्रिस की व्यवस्था हो जाए और हमारे नए सैटेलाइट जो हम लॉन्च करेंगे या जो घूम रहे हैं या जो स्पेसक्राफ्ट हम बाहर भेजेंगे उनको नुकसान होने से बचाया जा सकते। ठीक है, आज अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ बेटा। ठीक है, थैंक यू। कंप्लीट हो गया सर, वो पूरा थियोरेटिकल था सर, उनको सुनने में मजा आता है।